नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 9 में हिंदी में 8वां चैप्टर जो हम देख रहे थे, गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, वो वहां से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम जो ये गुलमर्ग की खिड़की से एक रात जो हम देख रहे थे, उसमें हमने लास्ट में क्या देखा था, तो कि लेखक ने कहा था कि गुलमर्ग की वो रात मैं कभी नहीं भूलूंगा, कि जब मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। पहले हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनके लेखक का नाम है मोहन राकेश। इनका जन्म सन 1925 में हुआ था और उनका निधन 1972 में हुआ था। तो ये जो गुलमर्ग की खिड़की, उसमें हमने लास्ट में देखा था, वो पैराग्राफ हमने यहाँ आपको दिखाया हुआ है कि लेखक कह रहे हैं कि जब मैं गुलमर्ग की वो रात में कभी नहीं भूलेगी। मैं खिड़की में खड़ा था, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। जो उन्होंने ये जो गुलमर्ग की खिड़की से एक रात में उन्होंने जो गुलमर्ग का वर्णन किया था, उनके बारे में सुनते सुनते हमने लास्ट में ये पैराग्राफ हमने देखा कि लेखक कह रहे हैं कि जो मैं वो रात, गुलमर्ग की वो रात में कभी नहीं भूलूंगा, कि मैं होटल की खिड़की में खड़ा था और बहुत दूर, बहुत सामने से बरसती घटा तेरे मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझे तक पहुंचे और मुझे अपने में लपट ले। कोई सा कह रहे हैं कि मैं जब वो खिड़की में खड़ा था, तब तो बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ आ रही, और मैं वो प्रतीक्षा ही कर रहा था कि कब वो मुझ तक पहुंचे और मुझे अपने लपट में वो ले ले। बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने कम जाना है। लेखक ने कहा कि ये जो बरसती घटा है, उसमें मैंने इसका सुख मैंने बहुत कम जाना है। तो इसके बारे में आगे हमने देखा था कि घटा ऊपर से गिर जाए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इसलिए अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं इसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था, आ मैं। तो लेखक ने कहा कि जब वो मेरे तरफ आ रही थी, तो मैं इसका ऐसा सुख मैंने बहुत कम जाना है। और घटा ऊपर से गिर जाए तो व्यक्ति छोटा करके उसके ऊपर छा जाती है, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार जो अभी आ रही है, वो इससे अलग स्थिति है। इस बार जो आती हुई घटा हो, हर संकेत मेरे तरफ था, मेरे सामने था। और वैसे लेखक कह रहे कि मैं भी उसके बराबर होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ मैं तुझको कमजोर नहीं हूं, तुझसे कमजोर नहीं हूं। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। लेखक ने कहा कि मैं तुझसे कमजोर नहीं हूं। हवा तेजी से, लेखक कह रहे हैं कि तेज जो हवा आ रही थी वो बहुत तेज थी, मगर घटा तेजी से आगे नहीं बढ़ रही, तेजी से वो बढ़ नहीं रही थी। हालांकि तूफान उठा हुआ था, बार बार जोर की गरज होती थी, जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। लेखक ने कहा कि जब ये घटा मेरे तरफ आ रही थी, तो तूफान भी बहुत था, लेकिन बार बार जो हम
जो बारिश की मौसम आए तो हम सोच सकते हैं कि हम भी हमारे घर के ऊपर जो बादल में जोर जोर से गरज होती है, गर्जना होती है, और जैसे हमें लगता है कि धरती और आकाश दोनों सिराए कांप जाए, ऐसी गर्जना होती है। तो लेखक यही कह रहे हैं कि वो हवा इतनी तेज थी कि वो घटा थी, वो आगे नहीं बढ़ रही थी तेजी से, लेकिन तूफान भी बहुत उठा हुआ था, बार बार जोर से गरज होती थी, जिससे धरती और आकाश सिराए कांप जाते थे। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली क्रोधित थी, और प्रकाश का यह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर डाला। लेखक कह रहे हैं कि मेरे सामने बार बार सामने के चित्रपट पर, जो सामने एक चित्रपट था, उसके सामने बिजली कौंधती थी, और प्रकाश का यह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। जैसे हमें मालूम है कि जैसे ही वो बिजली के प्रकाश होती है तो ऐसा लगता है, जो रात को जब ये बिजली होती है तो हमें ऐसा लगता है कि दिन है, यानी कि पूरा जो अंधेरा छाया हुआ है वो एकदम उजला हो जाता है। तो वो लेखक ये कह रहे हैं कि जो बिजली वो कौंधती थी, जिससे प्रकाश का ये भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि मेरी कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी, बिजली का हर कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। ये जो लेखक को ये मौसम था वो बहुत इतना अच्छा लगता था कि वो लेखक कह रहे कि मैं एकदम खुश था कि थोड़ी देर में ही बारिश होने वाली थी, और थोड़ी देर में ये बूंदे, बारिश की बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी, और जो बिजलियों का कहर, जो अभी बिजलियां गर्जना कर रही है, कौंधती है, वो मेरे ऊपर टूटेगी, और मैं भी बाहें फैलाकर उसके सामने उसे अपने ऊपर लेने के लिए भी मैं तैयार ही था। मगर अचानक हवा रुक गई। लेखक कह रहे हैं कि मैं ऐसा सोच ही रहा था कि ये बूंदे मेरे पर बरसे और बिजलियां कहर बनकर मेरे पर टूट पड़े, और मैं उसे बाहें फैलाकर उसके सामने उसे अपने ऊपर लेने के लिए भी मैं तैयार रहूं। लेकिन मैं ये सोच ही रहा, तभी अचानक बारिश, अचानक ये हवा जो आ रही थी बहुत तेजी से, जो वो अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान तूफान जहां का तहां ठिठक गया, और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। या ठिठक यानी कि रुकना, ठिठक यानी ठिठकना, यानी कि रुकना। देखते हैं हम। ठिठकना यानी रुकना। लेखक कह रहे हैं कि मैं, जो ये अचानक हवा जो आ रही थी वो अचानक ही रुक गई, और बढ़ता हुआ तूफान जो उनके तरफ, गुलमर्ग की तरफ जो तूफान आ रहा था, लेखक कह रहे कि वो भी अचानक, बढ़ता हुआ तूफान भी जहां कहाँ ठिठक गया, यानी कि रुक गया, और दूर ही पर जैसे कटे पक्षी की तरह वो दम तोड़ने लगा। वो तूफान आ रहा था, वो वहीं से समाप्त होने लगा। ऐसा जैसे कोई पक्षी कट जाए, और कटते कटने के बाद वो पक्षी अपना दम जैसे तोड़ता है, वैसे ही वो तूफान रुक गया और अपना दम तोड़ने लगा। बिजली की सांस रुकने लगी, और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। कि लेखक कह रहे हैं कि
यहाँ दम, दम तोड़ना यानी कि मर जाना। यहाँ हमारे सामने एक शब्द आता है, दम तोड़ना। दम तोड़ना यानी मर जाना। दम तोड़ना यानी मर जाना। लेखक कह रहे हैं कि जो ये हवा रुक गई थी, वो जैसे कटे पक्षी दम तोड़ता है यानी कि मर जाता है, वैसे ही वो तूफान अपना दम तोड़ने लगा यानी कि मर गया। बिजली का सांस रुकने बिजली की सांस रुकने लगी। जो बिजली हो रही थी उनकी भी स्थिति, लेखक कह रहे हैं कि वैसे ही थी, वो भी अपनी सांस रुकने लगी। और मेरी भी, जैसे बिजली की तो सांस रुक ही रही थी, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि मेरी भी सांस रुकने लगी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा। जो आसमान से, लेखक आसमान में उड़ रहे थे कि ऐसे ही थोड़ी देर में बूंद बरसेगी, बिजली या मेरे पर कहर बनकर टूट पड़ेगी, और मैं उसे बाहें फैलाकर उसके सामने से उनके ऊपर लेने के लिए मैं तैयार रहूंगा। तो लेखक ऐसा सोच ही रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ, बिजली की वो जो थी वो रुक गई, और बढ़ता हुआ तूफान भी रुक गया। जैसे कटे पक्षी दम तोड़ देते, वैसे ही वो तूफान ने भी अपना दम तोड़ दिया। और लेखक कह रहे हैं कि बिजली की सांसें भी रुकने लगी, और मेरे भी, क्योंकि मैं भी, लेखक कह रहे हैं कि उन्हें रुक जाने से मैं भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे पड़ा। तूफान का जोम उतर गया, और उसके साथ ही मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। तूफान का जोम यानी कि जोर, जोम यानी जोर, जोम यानी जोर। लेखक कह रहे हैं कि तूफान का जो जोर था वो एकदम से रुक गया, और लेखक का भी जोम यानी कि जोर वो रुक गया, क्योंकि उनको बहुत इच्छा थी कि वो मेरे ऊपर बरसेगी, उसकी बूंदे मेरे पर बरसेगी, बिजलियां मेरे पर कहर बनकर टूट पड़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए वो कह रहे हैं कि तूफान का जो जुम था उतर गया, और मेरा भी, मैं उसके बराबर में कभी नहीं हो सका। आगे देखते हैं। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं। लेखक कह रहे हैं कि वो ऐसे क्षण थे कि जो ऐसे क्षण जीवन में एक या दो बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए एक क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। जो भी लोग गुलमर्ग में रहते हैं, उन उसे उसको भी एक क्षण हर एक किसी के जीवन में, लेखक कह रहे हैं कि किसी न किसी रूप में अवश्य आते ही होंगे। तभी तो मुदत तक वहां चुकने पर कभी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहां ले जाता है। यानी कि मुदत यानी कि काफी समय। मुदत हमारे सामने एक शब्दार्थ आया हुआ है, मुदत यानी कि काफी समय। मुदत यानी काफी समय। लेखक कह रहे हैं कि ये जो
मुदत तक वहां रुकने मुदत तक वहां रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को वो वहां खींच कर फिर से वो लाता है। वरना वहां है क्या, एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति को बार बार वहां जाना चाहता है। क्या गोल्फ खेलने के लिए ही वो ऐसी जगह है। लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही वो वहां किसी की मुदत तक वहां चुकने पर कोई ऐसा वहां आकर्षण था वो व्यक्ति, वो आकर्षण व्यक्ति को खींचकर वो वहां ले आता है गुलमर्ग। वरना लेखक कह रहे कि वहां है क्या, वो गुलमर्ग में है क्या, पूरा खुला सपाट मैदान है जहाँ गोल्फ वो खेली जा सकती है। लेकिन बार बार भी लोग वहां व्यक्ति क्यों आना चाहता है, क्यों गोल्फ खेलने के लिए आते हैं? नहीं, ऐसा वहां कुछ आकर्षण है जो व्यक्ति को वहां खींच कर लाता है। यहाँ हमने एक गुलमर्ग की खिड़की के से एक रात, वो यहाँ चैप्टर, वो गद्य हमने यहाँ पूर्ण किया। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, इसका शब्दार्थ पूरा आपको लिखना है और होमवर्क आपको दिया जाएगा। तो आपको होमवर्क, अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न भी आप लोगों को लिखने हैं। और जो प्रश्नोत्तर है वो आपको अपनी फेयरबुक में शब्दार्थ भी लिखने हैं और अभ्यास स्वाध्याय के भी प्रश्न आप लोगों को उसमें लिखना है। यहाँ हमने ये 8वां चैप्टर गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, वो हमने यहाँ पूर्ण किया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 9वां चैप्टर है निर्भय बनो। 9वें चैप्टर का नाम है निर्भय बनो। ये जो 9वां चैप्टर है, पहले इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, इनके लेखक के बारे में हम जान लेते हैं। देखते हैं पहले। इनके लेखक का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। लेखक का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु, जिनका जन्म सन 1921 ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन सन 1977 में हुआ था। यानी कि जो ये फणीश्वरनाथ रेणु है, उनका जन्म सन 1921 में ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन सन 1977 में ईस्वी सन में हुआ था। अब पहले हम ये पाठ के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु, इनके बारे में थोड़ा हम पहले जान लेते हैं। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के आरोही हिंगना नामक गांव में हुआ था। ये जो फणीश्वरनाथ रेणु थे वो आंचलिक कथाकार थे। आंचलिक कथाकार जिनकी जन्म वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही यानी कि हिंगना नामक गांव में हुआ था। ये जो वो क्या थे, आंचलिक कथाकार थे और वो बिहार के वर्तमान यानी कि बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही यानी कि हिंगना नामक गांव में हुआ था।
उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर यानी कि नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने शिक्षा कहाँ ली? उनके गांव यानी कि विराटनगर जो नेपाल में आया हुआ है तथा वाराणसी में, उसके बाद वाराणसी में उनमें उनकी शिक्षा हुई। इन्होंने उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भी होगा। ये जो फणीश्वर नाथ रेणु थे उन्होंने भारत और नेपाल के स्वाधीनता का जो आंदोलन हुआ था उसमें भी वो सक्रिय उन्होंने भाग लिया था और कारावास भी उन्होंने भोगा था। तो कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अब उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उन्होंने आकाशवाणी, ये हमारे जो टीवी में न्यूज में जो आकाशवाणी न्यूज चैनल में आती है ना, वैसे ही आकाशवाणी पटना में भी उन्होंने कार्य किया था। अपने पहले उपन्यास महिला आंचल, ये उनका पहला उपन्यास था, उनका नाम था महिला महिला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। वो कैसे विख्यात हुए थे? तो उनका पहला उपन्यास था जिनका नाम था महिला आंचल, वो प्रकाशन में आते ही वो पूरी तरह विख्यात हो चुके थे। उससे पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। ऐसा नहीं है कि वो जो उपन्यास मेरा मेला आंचल वो रिलीज जो उन्होंने प्रकाशन किया उसके बाद वो विख्यात हुए, उनके उसके पहले ही वो कहानीकार तथा रिपोर्टाज के लेखक के रूप में भी वो साहित्य जगत में वो सुपरिचित वो हो चुके थे। अब ये फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी थोड़ी रचना के बारे में जान लेते हैं। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जो भी उन्होंने रचना की, प्रकाशन किया, उसमें उनका जीवन अनुभव वो बहुत मुखरता है। जीवन की स्वरूपता, कुरूपता और को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। जो उन्होंने जो रचना की है वो स्वरूपता हो या जो उनकी जीवन की स्वरूपता या कुरूपता को उन्होंने मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। यानी कि जो उन्होंने रचना की है उसमें पहले तो उनका जीवन अनुभव इसमें मुखरता है, जिन उन्होंने रचना की उसमें, और बाद में उनके जीवन की स्वरूपता और कुरूपता और मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं का भी रचनाओं में उन्होंने जो रचना जो भी उन्होंने रचना की उसमें वो व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों का शब्दों का ध्यान आकर्षक है। उनकी भाषा थी जो लिखने की बोलने की, वो लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग वो ऐसे ध्यान आकर्षित था। भाषा में ताजगी और नयापन है। उनकी भाषा थी वो कैसी थी? ताजगी वाली और नयापन, यानी कि कुछ नया लगे। वो एक ही शब्द
उदाहरण देखते हैं कि वो एक भी शब्द यानी कि कोई भी शब्द वो बोले तो हमें क्या लगे, कुछ नया ही लगे। वो उसकी भाषा में ताजगी और नयापन थे। मेला आंचल, परती परिकथा, ये उनके रचनाओं के बारे में हम वहां थोड़ा टिक करते रहते हैं। मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। ये इनकी रचना के बारे में हमने जाना। कौन सा है उनकी रचना में? पहला है महिला आंचल, और दूसरा है परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे, ये उनके प्रमुख उपन्यास, और ठुमरी, अग्निखोर, और आदिम रात्रि की महक आदि उनकी प्रमुख वो कहानी संग्रह भी है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। भारत सरकार द्वारा वो पद्मश्री से भी सम्मानित किए जा चुके थे। कौन? ये फणीश्वर नाथ रेणु, जो एक आंचलिक कथाकार थे, जिनके जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के औराही यानी कि हिंगना नामक गांव में हुआ था। और जिन्होंने बहुत सारी कहानियां, उपन्यास उपन्यास का भी हमने नाम देखा यहाँ, मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनका प्रमुख उपन्यास था। और ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह भी थे। और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से उन्होंने सम्मानित किया था। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वें प्रकरण में लिया गया है। अब जो हम यहाँ निर्भय बनो, ये जो हम पढ़ने वाले हैं, वो कहाँ से लिया गया है? उनके उपन्यास कितने चौराहे, जो हमने ऊपर देखा था उपन्यास, मेला आंचल, भरती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे, जो उनके प्रमुख उपन्यास है, उनमें से ये कितने चौराहे, वो जो उनका प्रमुख उपन्यास, उनमें से ये निर्भय बनो, वो प्रकरण, वो 7वें प्रकरण में जो उनका उपन्यास है कितने चौराहे, उसमें जो 7वां प्रकरण है, उसमें से ये लिया गया है। ये प्रकरण 7वां प्रकरण में से वो लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों का प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में चित्रण है। यहाँ बताया कि विद्यार्थी जीवन में मानवीय एवं सामाजिक मूल्यों के प्रति जो कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, वो इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा, जो यहाँ बताया गया है। तो क्या है कि विद्यार्थी जीवन में जो मानवीय, जो सामाजिक मूल्यों के प्रति जो कथानायक मनमोहन होता है, ये जो कथा का नायक है, जो कथा है निर्भय बनो, उसमें ये मनमोहन नाम का कोई एक व्यक्ति है जो इस कथा का नायक है। वो उसको उसका विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय जीवन, मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति जो कथानायक मनमोहन का उसका झुकाव कैसे होता है, झुकाव होता है,
तो अंश का वो चित्रण यहाँ हमारे सामने निर्भय बनो द्वारा रखा गया है और कह रहे हैं कि शिक्षक भी इस पाठ के से गुण का विकास करने का प्रयास करेंगे। हमारे अंदर जो गुण है, हमारे अंदर गुण का विकास कहते हैं कैसे होता है, वो इस पाठ के द्वारा निर्भयता के गुण हमारे अंदर कैसे आते हैं, वो इस पाठ के द्वारा वो विकास करने का हम प्रयास करेंगे। ये हमने 9वें चैप्टर निर्भय बनो, वो फणीश्वरनाथ रेणु जो इस लेखक का नाम है, जिनका जन्म सन 1921 ईस्वी सन में और निधन सन 1977 में हुआ था, उनके बारे में हम जाने। तो इस लेक्चर में हम यहाँ तक फणीश्वरनाथ रेणु के परिचय तक हम यहाँ देखेंगे। आप लोगों को होमवर्क दिया गया है, जो हम 8वां चैप्टर गुलमर्ग की खिड़की से एक रात पढ़े हैं, वो आप लोगों को होमवर्क में उनका स्वाध्याय अभ्यास का प्रश्न लिखना है, शब्दार्थ भी लिखना है। और यहाँ फणीश्वरनाथ रेणु जो 9वां चैप्टर है, उनका संक्षिप्त में आपको परिचय भी होमवर्क के रूप में आप लोगों को लिखना है। ये आपका आज का होमवर्क है इस लेक्चर का।